चलिए आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन कंटेनिंग कंपाउंड। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना कि ये लेक्चर है, मोस्ट प्रोबेबली एक और लेक्चर लेना पड़ेगा। ये दो लेक्चर में से बहुत क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं, ठीक है ना। मैं आप देखेंगे अभी 2019-20 के कितने सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट एडवांस के भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन कंटेनिंग कंपाउंड, एन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। कई बार देखिए इसके अंदर हम देखेंगे तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या इसको अपन ऑर्गेनिक बेस भी बोल सकते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेस हम इस टॉपिक में लेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक बेसिस तो हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ प्योरली ऑर्गेनिक बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर देखेंगे साइनाइड ग्रुप हुआ, अमाइड ग्रुप हुआ, इमाइड ग्रुप हुआ, एरोमेटिक अमाइड हुआ, एलिफेटिक अमाइड हुआ, ठीक है, ग्यूनाडाइन हुआ है, अमाइनाडाइन हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक जनरल नाम दे दिया है कि दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, या नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है या बेस के लिए क्या जरूरत होती है, ठीक है। यदि यहां पर कोई भी आप बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो बेस का क्या बनता है, कार्बोकैटायन। जैसे मान लीजिए कोई भी बेस है, ठीक है, बेस आपका क्या है, इट विल कम वाटर एंड इट इज गोइंग टू बी कैटायन। क्या बनता है, कैटायन, है ना, कैटायन, एंड इट इज गोइंग टू बी लूज OH माइनस वॉट एवर इट वुड बी, ठीक है, OH माइनस या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, दो ही आ सकता है, ठीक है। अभी आप यहां पर आप देख सकते हैं, या तो यहां पर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने CH3NH2 प्लस H2O लिया है, एक जनरल लिया है, जरूरी नहीं है कि यहां पर लिया है, तो CH3NH3 प्लस हुआ एंड OH माइनस हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे अपन इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करें तो हमने क्या बोला था, एसिड के अंदर स्ट्रॉन्गर बेस देखा था, ठीक है। तो यदि यहां पर आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यदि आपको बात करना है, या सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं लिखूंगा, अभी इसको बेस लिख देता हूं, ठीक है। यदि मैं यहां पर बेस लिखता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, है ना, कॉन्जुगेट एसिड यानी कैटायन, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड यानी कैटायन, ठीक है ना। मैं एक जनरल एग्जांपल लिया है, कोई भी एक एग्जांपल लिया है। यदि मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ बेस मुझे निकालना है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चाहिए मुझे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चाहिए, ठीक है। ये चीज का खास कर ध्यान रखना, जैसे अपन ने बोला था स्टेबल एनायन था तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर था, सिमिलरली स्टेबल कैटायन होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी मैं जनरली बात कर रहा हूं तो अपन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैसे देखते हैं, एरोमेटिसिटी देखते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेशन देखते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो, और एंड में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। वो सारी मैं बात धीरे धीरे करूंगा, इज इट क्लियर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है ये लेक्चर, क्योंकि देखिए अभी मैं जनरल कंपाउंड ले रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस के अंदर कैसे कंपेयर करना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं क्या ऑर्डर बता रहा हूं, क्या नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। दूसरी बात, यदि बेस की डेफिनेशंस आपको बात करें, बेस की डेफिनेशंस की बात करें, जैसे लुईस बेस की डेफिनेशन, तो लुईस बेस की जो डेफिनेशंस होती है, लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इसके पास वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होने चाहिए, इज इट क्लियर। अब आप देखिए प्लीज, जो मैं ऑर्डर ले रहा हूं, अभी मैं कोई अमाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल देख रहा हूं, ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहा हूं। क्या स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहला जो स्टेप है यहां पर क्या है,
चेक डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, चेक करना है कि लोकेलाइजेशन है या डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन है या डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। क्या देखना है, लोन पेयर का लोकेलाइजेशन एंड डीलोकेलाइजेशन चेक करना है। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल ये है, जैसे याद करिए pyridine पायरोल की बात हुई थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल 1 आ गया। ठीक है, मैंने यहां पर एक केस ऐसा ले लिया, ये pyridine ले लिया है ना, ये मेरे पास एनिलीन आ गया है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एनिलीन। ठीक है, मैंने यहां पर NH2 लगा दिया है। ठीक है, मैं यहां लिखूं, कहीं भी लिखो, है ना। ये मेरे पास क्या आता है, पायरोल आ गया है, दिस इज पायरोल। ओके, इसको मैं क्या बोलता हूं, pyridine बोलूंगा। ये क्या बोलूंगा, एनिलीन बोलूंगा। ये क्या बोलूंगा, पायरोल बोलूंगा। ठीक है, अब आप देखिए, इस पे अपन को ध्यान रखना है, फिर अभी 1 बाय 1 बात करें। आपको पता है यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है और यहां लोन पेयर है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, यहां पर जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट होगा तो दिस पाई बॉन्ड गेट डीलोकेलाइज, ये लोन पेयर बचेगा, तो क्या जाएगा, यहां पर आएगा नो डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, नो डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, अब आप देखो, यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा तो दिस लोन पेयर कैन डीलोकेलाइज। ठीक है, अब आप देखो, जब यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा तो दिस लोन पेयर कैन डीलोकेलाइज। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीलोकेलाइजेशन, यहां पर आ जाएगा डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आप देखिए, नो डीलोकेलाइजेशन, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा इन दोनों में। अब इन दोनों में तो सिचुएशन एक जैसी है, इसमें भी डीलोकेलाइजेशन है, इन डीलोकेलाइजेशन। तो आप देखेंगे, इसका देखिए, अभी देखिए यहां पर भी क्या है, जैसे आपने प्रोटॉन एक्सेप्ट कराया, यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कराया, यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कराया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। अब आप देखिए व्हाट इट इज गोइंग टू बी फॉर्म, जैसे यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आएगा NH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये आया NH3 प्लस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा, यहां पर भी ऐसे कुछ आएगा NH प्लस एंड डबल बॉन्ड। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी भी तरह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी भी तरह से आपका डीलोकेलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज होने जाएगा तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी होगी। याद करिए, मैंने आपको समझाया था कि लुईस ऑक्टेट रूल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में वैलिड करना है, याद करिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं रहा, बट आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, ये भी क्या हो गया है, एरोमेटिक है, बट यहां पर 1 2 3 5 ऑन, तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए, ये तो आपके पास सबसे ज्यादा बेसिक हो गया है फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो इसकी कैटायन देखो, एरोमेटिक है, इसकी कैटायन एंटी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टेबल द कैटायन स्ट्रॉन्गर द बेस। तो इन दोनों में देखिए, ध्यान रखिएगा, पहले मैंने डीलोकेलाइजेशन लोकेलाइजेशन चेक किया, इसमें लोकेलाइजेशन था, लोकेलाइजेशन का मतलब लोन पेयर अपनी जगह पे ही है, कहीं नहीं जा रहा, जबकि यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन दोनों में देखा जाए तो इसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बेसिक ऑर्डर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी ये बहुत सारे रिपीटेड मिलने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको चेक करना है, भले वो अमाइंस हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, अमाइड हो, कोई भी हो, इसमें चेक करना है लोकेलाइजेशन एंड डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लीज, एक मेरा
कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, एमिडाइंस की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपके पास आ गया एमिडाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। जैसे मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड NH2 है। ठीक है, इसको X ले लिया और इसको Y ले लिया है, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, मैं बहुत सिंपल है, यदि इसके अंदर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, तो अब आप देखिए यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये लोन पेयर इजिली डीलोकलाइज होगा, जबकि ये लोन पेयर किसी भी तरह के कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पर आ जाएगा नो डीलोकलाइजेशन, है ना, और यहां पर Y में क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, या नो डीलोकलाइजेशन का मतलब, तो यहां पर क्या है, आप बोलोगे X इज मोर बेसिक देन Y, ऐसे इज मोर बेसिक देन Y, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये पाई एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में लोन पेयर होगा तो डीलोकलाइज होगा, और कॉन्जुगेशन में लोन पेयर नहीं होगा तो डीलोकलाइज नहीं होगा। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अमाइडाइंस का एग्जांपल हमने ले लिया है। ठीक है, अभी मान लीजिए एक और एग्जांपल्स आप ले लेते हैं, यूनाडाइंस। ठीक है, तो देखिए यदि यहां पर बात करें तो तीसरा एग्जांपल मान लीजिए, देखिए तीसरा एग्जांपल जब आपके पास आ जाता है यूनिडाइंस, है ना, तो आप देखेंगे यहां पर होगा क्या, NH2 C डबल बॉन्ड NH2 बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर H+ आयन आया तो आप देख सकते हैं ये NH3+ बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, यहां पर भी प्रोटोनेशन हो सकता है, NH2 C डबल बॉन्ड NH2 3+, यहां पर भी प्रोटोनेशन हो सकता है, तो ये हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH प्लस एंड NH2। तो अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड यानी कैटायन इज हाईली स्टेबल। तो आप बोलोगे यहां पर क्या है, कैटायन इज रेजोनेंस स्टेबल, और जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या है, बेसिक होगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है अमाइन से, अमोनिया से एलिफेटिक, ये है ना, तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपको एक अमाइन दिया था एनलिन, तो एनलिन इज एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, और यदि मान लीजिए सॉरी एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन होता तो उसके अंदर किसी भी तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर अपन ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड जो चीज आ जाती है फैक्टर। अब मान लीजिए कई बार इधर बात करें, ठीक है, ठीक है, तो अपना ये फटाफट से रब कर दिया। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड जो देखना है फैक्टर वो देखना है हाइब्रिडाइजेशन। कई बार क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। मान लीजिए यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लिया CH3 CH2 NH2, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, ये वाला जो केस होगा ये जनरली 1 डिग्री इमाइन हुआ, ये क्या हो जाएगा, इमाइन ग्रुप हो गया है, और ये आ जाता है साइनाइड। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये जो लोन पेयर है किसी भी तरह से डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं,
ये कोई भी लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। जब लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। कई बार मान लीजिए वेरी फ्यू केस होता है वहां डीलोकलाइज हो जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यानी मान लीजिए एक कैटेगरी पूरी की पूरी डीलोकलाइजेशन की है, एक कैटेगरी पूरी की पूरी लोकलाइजेशन की है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, अब देख लीजिए यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन sp3, ये नाइट्रोजन sp2, ये नाइट्रोजन sp। ध्यान रखना है, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं रटवा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि मैं अब देखिए ये प्रोटॉन आपने लगाया, प्रोटॉन लगाया तो ये बनेगा CH3 CH2 NH3 प्लस, ये CH3CH है ना NH2 प्लस आया, ये आया CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यहां sp2 है, ये sp, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि कैटायन कौन सा होना चाहिए, sp या sp2। तो हमने ये भी ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp sp2 sp3, यानी क्या है sp sp2 sp3 के कंपेयर में ये कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नाइट्रोजन, है ना, और sp वाला नाइट्रोजन कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल सिचुएशन होती है। तो यदि आप यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जितना कैटायन स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो यानी आपका जो भी बेसिक कैरेक्टर हुआ, बेसिक कैरेक्टर हुआ, तो ध्यान से समझ लीजिएगा sp3 देन sp2 देन sp, ठीक है। अब देखिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि देखिए जितना कैटायन स्टेबल होगा उतना बेसिक ज्यादा होगा। तो बेसिक कौन हुआ, अमाइन, इमाइन एंड साइनाइड हुआ। बट मान लीजिए आप हर बार ये तो बनाने नहीं बैठोगे, अब जरा कंसेप्ट ट्रिक से काम कर लो। हमेशा ध्यान देखिए, कभी भी ऐसी सबसे पहले देख लिया लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन आपने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, sp, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, जो अच्छा डोनर नहीं होगा तो वो अच्छा बेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस ट्रिक से कर लो, बट कंसेप्चुअली मैंने ये चीज समझाई है, मैंने बिना प्रूफ क्लियर कराए ये ट्रिक नहीं बताई है। पहले मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद ट्रिक सिखाई है। कंसेप्चुअली आप देख लीजिए, प्रोटोनेशन कर लीजिए, यहां पर कैटायन sp3 वाला है, यहां पर कैटायन sp वाला है, sp कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव होता है। इस तरह का मैंने हाइब्रिडाइजेशन में का कंसेप्ट कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में भी डिस्कस किया हुआ है, कार्बोकेटाइन की भी, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो sp3 वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा, यानी ये कंजूस है, ये दिलदार नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल में लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी टाइप का ये एग्जाम्पल ले लिया, अब यही अपन ने पीरियडिन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब आप देखो ये जनरली ये सिंपल अमाइन है, ठीक है, इसके अंदर भी लोन पेयर है, इसके अंदर भी लोन पेयर है। अभी अपन ने पढ़ा है इसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। याद करिए वो जो 4 पॉइंट कितने काम आ रहे हैं, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, जब पाई पाई या पाई लोन पेयर साइमल्टेनियसली होते हैं तो लोन पेयर गेट डीलोकलाइज। तो यहां पर भी क्या होगा, नो डीलोकलाइजेशन, तो दोनों में सिचुएशन सेम आ गई। तो अब आप देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, यानी क्योंकि इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो कौन ज्यादा पॉजिटिव है, sp3 ज्यादा पॉजिटिव है, तो दिलदार ये हुआ, यानी दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो ध्यान दीजिए, मैंने फटाफट से हर बार ये बनाने की कोशिश नहीं करी, एक ही एग्जांपल में कंसेप्ट समझ लीजिए। और ये ध्यान रखना, जो ज्यादा नेगेटिव है वो अच्छा डोनर नहीं है, जो लेस नेगेटिव है वो अच्छा डोनर है। तो ये अच्छा डोनर है, ये अच्छा डोनर नहीं है, ये अच्छा डोनर है, ये अच्छा डोनर
नहीं है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप जाएंगे इंडक्टिव फैक्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड केस क्या आ सकता है, इंडक्टिव फैक्ट कि मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया है तो फिर क्या करेंगे, यदि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, देन थर्ड जो केस जो आएगा वो आएगा इंडक्टिव फैक्ट। थर्ड केस जो आएगा दिस इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए इंडक्टिव फैक्ट हम बात कर रहे हैं। ओके, देखिए इंडक्टिव फैक्ट यदि अपन बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, इन जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये पढ़ चुके हैं अपन इंडक्टिव फैक्ट में भी। अब आप देखो यहां पर कैसे इसका यूज करें। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल 1 आया। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल 1 आ गया CH3 CH2 NH2। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे लिया था बट अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना, समझ लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अब आप देखेंगे ये सब हाइब्रिडाइजेशन यहां पर सेम है। sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो ठीक है, यहां पर sp3 आ गया है। हालांकि यहां पर डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका भी हो रहा है। या थोड़ा सा चेंज और करते हैं, मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा देता हूं क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं कराना चाहता मैं। ठीक है, और डीलोकलाइजेशन हो भी जाएगा तो फिर अपन को हाइब्रिडाइजेशन पे भी देखना है। ठीक है, मैं डीलोकलाइजेशन नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो क्या है, ये काम हो जाएगा, ये NH2 और ये CH2 NH2। तो अब डीलोकलाइजेशन किसी में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये sp3, ये sp3, ये sp3 नाइट्रोजन, डन। अब आप देखो इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये जनरली क्या हो जाएगा, प्लस आई। अब आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में माइनस आई इफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, अब देखिए मान लीजिए और एग्जांपल आप लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसा पढ़ लिया, ये sp3, ये भी sp3, ये आपका क्या हो गया है sp3, बट यहां पर 4 कार्बन, यहां 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो अब आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, 6 कार्बन का होगा ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देखोगे दिस इज द बेसिक कैरेक्टर, यानी बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ये। क्योंकि देखिए भले यहां देखेंगे तो 3 कार्बन का भले यू आएगा, यहां 4 कार्बन का आएगा, यहां पर 5 कार्बन का आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए यही एग्जांपल मैंने लिया N, यहां CH3 बना दिया। यही एक एग्जांपल ले लेता हूं, NH लिया और यहां पर मैंने क्या लिया, O ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, O। तो यहां पर एक कार्बन बढ़ गया है, तो ये प्लस आई, इसको मैं न्यूट्रल मान लेता हूं, और ये माइनस आई। माइनस आई बेसिक कैरेक्टर को रिड्यूस करता है और प्लस आई बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन चेक करो। जो डीलोकलाइज करेगा तो वो वीक बेस होगा, पीछे भेज दिया। उसके बाद देख लीजिए कि लोकलाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो उसके हिसाब से sp3 ज्यादा होगा देन sp2 देन sp। अब मान लीजिए देखिए यहां पर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। यहां पर भी sp3 sp3 sp3, यहां भी sp3 sp3 sp3। मैंने सिस्टमैटिक ऑर्डर पढ़ा रहा हूं। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको इंडक्टिव फैक्ट चेक करना है। मेनली ये 3 पॉइंट ही आते हैं, मेनली ये 3 पॉइंट ही आपको बेसिक कैरेक्टर चेक करता है, भले किसी भी तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर
अब जो कई बार जो स्पेशली जो आपका एरोमेटिक अमाइन है, जिसकी बात कर रहा हूं मैं, एरोमेटिक अमाइन, तो याद करिए लास्ट लेक्चर के अंदर भी SIR इफेक्ट पढ़ा था, स्टेरिक इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, ऑर्थो इफेक्ट बोला था जैसे, और उससे पहले जब मैंने आपको समझाया था रेजोनेंस इफेक्ट, वहां पर भी SIR इफेक्ट पढ़ाया था। ड्यू टू SIR इफेक्ट नॉन प्लेनर हो जाता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, तो जो ये 4 पॉइंट बता रहा हूं वो सिर्फ एलिफेटिक अमाइन में ही लगेगा, यदि एलिफेटिक अमाइन है तो। ठीक है, तो तो आपको क्या है, सिर्फ 3 पॉइंट देखने हैं, डीलोकेलाइजेशन है या नहीं है। यदि डीलोकेलाइजेशन या लोकेलाइजेशन सबका सेम है तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए तब देन इंडक्टिव इफेक्ट। इन 3 के अलावा कोई इफेक्ट देखना नहीं है। जो चौथा जो है स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन आपको देखना है, तो मेनली ये आप एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइंस में ही लगेगा। ये किस में लगेगा, एरोमेटिक अमाइंस में लगेगा, क्योंकि अभी मैं जनरल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस के बारे में कंपेयर करना हो, सारे एलिफेटिक अमाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड 12 के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आपके बोर्ड लेवल पे भी ये आएगा। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस का जरूर आएगा। अब आप देखिए यहां पर, मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जांपल आ गया कि ये देखिए ये NH2, यहां पर आपके पास आया NH2, ये CH3 मैंने यहां लगा दिया। प्लीज कंसेप्चुअली में जाऊंगा, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं अपन। ये आया CH3, ये आया CH3। ठीक है, अब आप देखो फर्क क्या पड़ता था, प्रोटोनेशन, ये फर्क पड़ता था प्रोटोनेशन, ये आया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हुआ है तो ये बनेगा कैटायन, जैसे यहां बना NH3+, यहां पर आप बात करेंगे तो ये NH3+, ठीक है, ये आ गया CH3। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, ये NH3+, ये आया CH3। तो अब आप देख लीजिए क्या होगा, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन, यानी झगड़ा। झगड़ा होगा तो स्थिति क्या होगी, गंभीर या नॉर्मल, स्थिति गंभीर होगी। तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहां पर इधर से भी रिपल्शन है, तो यहां से भी रिपल्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी लेस स्टेबल, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये। और जिसका कैटायन स्टेबल होता है वो बेस स्ट्रॉन्गर होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यदि मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिसिटी की, तो ये आएगा, इसे बोला जाता है स्टेरिक रिपल्शन बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर स्टेरिक रिपल्शन आ गया है। ठीक है, ये मैं बात करा किसके अंदर, अपने एरोमेटिक अमाइंस में ही लगेगा। ये केस आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक और यहां CH3 लगाऊंगा, यहां CH3 भी लगाऊंगा, फिर यहां पर SIR इफेक्ट लगेंगे, वो मैं सिर्फ स्पेशली एरोमेटिक अमाइन का जब केस समझाऊंगा वहां पर बात कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये 4 पॉइंट आपको खासकर ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेडेड रूल पे क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चंस ऐसा आ गया, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास इस टाइप का केस है। हालांकि ये ब्रेडेड रूल के टाइम भी मैंने समझाया, बट एक बार और पढ़ा देता हूं। ठीक है, ठीक, अब देखिए इन दोनों में से बेसिक कैरेक्टर आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशंस में आ गया। ठीक है, यहां पर लोन पेयर यदि डीलोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, तो ये जो आएगा आपका ब्रेडेड रूल के अगेंस्ट, यानी ब्रेडेड रूल के हिसाब से
according to Braided rule, delocalization not possible, क्योंकि देखिए यहां पर डिलोकलाइजेशन हो जाता है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी ये नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी sp2। और ब्रेडेड रूल में हमने क्या पढ़ा है? ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये देखिए ब्रिज हेड कार्बन है। यहां पर क्या हो जाएगा? डीलोकलाइजेशन यहां पर नहीं हुआ है। जब डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहां पर यदि बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपके पास आ गया है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन 2 आ गया। जैसे मान लीजिए यहां CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोला मैंने इमाइन, या मैं वो भी ले लेता हूं, बहुत सारे ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 NH3 ले लिया, या ले लिया अमोनिया ले लिया, एनिलीन ले लिया मैंने, ठीक है, एनिलीन ले लिया मैंने, या एनिलीन बाद में ले लेते हैं, स्पेलिफेटिक ले लेते हैं, ठीक है। आप देख लें, या मैंने यहां पर इमाइन ग्रुप ले लिया, यहां पर मैंने आपका ये केस ले लिया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, ये sp2, ये sp। तो ध्यान दीजिएगा, बट इसके अंदर प्लस इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का क्लियर होगा। इससे आगे अभी मैंने ब्यूनाडाइन बताया ना, तो ब्यूनाडाइन इसके आगे आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले खत्म कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम रहता है तो कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे लोन पेयर, तो ये किसी भी तरह से कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अब ढंग से समझना, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ रहा है, कार्बन पे। इधर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। इधर भी नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या बोला है कि मोस्ट फेवरेबल कौन सी आ जाएगी, ये डीलोकलाइजेशन। यहां पर तो क्या है, नो डीलोकलाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब आप देखिए ये भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ये भी डीलोकलाइजेशन, और यहां पर भी डीलोकलाइजेशन। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा यदि बेसिक कैरेक्टर निकाला जाए, बेसिसिटी, तो सबसे ज्यादा ए आएगी, अनडाउटफुल, ठीक है। अब आप देखो ये भी है और ये भी है, अब इनमें कंपेयर कैसे चले। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, बट ये कार्बन आयन है, कार्बोकेटाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दोनों केस है, ये और ये मोर फेवरेबल डीलोकलाइजेशन हो गए कंपैरेटिवली टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये गड़बड़ है, यानी ये बार फेवरेबल हुआ है और हमें डीलोकलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें डीलोकलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें लोकलाइजेशन चाहिए, यानी ये लेस फेवरेबल हुआ। तो ये क्या जाएगा, ये सी आ जाएगा। प्लीज ढंग से समझना, हमें लोन पेयर कम जाना चाहिए, यहां तो गया ही नहीं, यहां पर लेस फेवरेबल हो तो ये इसके बाद आ जाए, ये दोनों में मोर फेवरेबल है, ठीक है। अब यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, बट यहां पर आप देखेंगे इसका माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को और रिड्यूस कर देता है। तो इसके बाद आ जाएगा बी एंड डी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़ाया है उसको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। एक चीज का नोट करके रख लेना, ठीक है। यदि मान लीजिए कब, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना है, मैं एक्चुअली इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा अमाइन इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन, ध्यान से समझ लीजिएगा, अमाइन इन्वर्जन, ओके। अब आप देखिए अमाइन इन्वर्जन क्या होता है, जनरली 3 डिग्री अमाइंस में ज्यादातर मिलता है,
कि जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का कभी देखा हो, आप कोई हैवी स्टॉर्म चल रहा है और रेनी सीजन है, आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, ठीक है, मान लीजिए एक अम्ब्रेला है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला कुछ इस टाइप का उल्टा हो जाता है ना, कई बार आप जाते हैं, तो बस यही चीज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। तो क्या होगा कि जो भी 3D माइन होता है मोस्टली, है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से उल्टा हो जाता है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कैटायन बनने वाला है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि देखिए ये यहां से अटैक करने जा रहा है, तो उससे पहले ये उड़ जाए, तो इसे ये क्या हो जाता है, इन्वर्जन। तो क्या होता है, ड्यू टू इन्वर्जन बेसिसिटी ऑफ अमाइन डिक्रीजेस। मोस्टली ये इन्वर्जन आपको 3D अमाइन में मिलते हैं। दूसरा, इन्वर्जन does not take place in bicyclo and cyclo कंपाउंड, है ना। अब आप देखोगे कि क्या हुआ, मान लीजिए, समझिएगा कि देखिए यहां पर आपके पास इस तरह का अम्ब्रेला है, ओके, प्लीज समझिएगा, ये अम्ब्रेला है, ऐसे ही छतरी लेके जा रहे हैं और ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया। बट कई बार आप देखोगे जैसे ही ये अम्ब्रेला, ये समझ लीजिए ऐसा अम्ब्रेला है, ये उल्टा हो जाएगा, बट कई बार क्या होता है, जैसे उड़ने लग जाए तो आप ये पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, तो ये जब पकड़ लेंगे तो ये उल्टा नहीं होगा। तो बाइसाइक्लो स्पाइरो में क्या होता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये सब ये कनेक्टेड होगा तो उल्टा होने नहीं देगा। तो आप बोलोगे इन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस इन बाइसाइक्लो एंड साइक्लो कंपाउंड। तो अब आप देखिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, ये उल्टा होगा, बट सपोज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो उल्टा होने नहीं देगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए यहां पर मान लीजिए इसका एग्जांपल इस टाइप से बात करें कि मान लीजिए ये एग्जांपल आ गया, ठीक है, ये आ गया, अब आप देखो ये क्या है, 3D अमाइन, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो आप देखोगे इन्वर्जन इसमें होगा, इसके अंदर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन टेक प्लेस, है ना, इन्वर्जन टेक प्लेस, तो इन्वर्जन होगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये ज्यादा क्या है, बेसिक हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर बेसिसिटी क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए देखिए यहां पर ये नोट कर लिया होगा, तो आप देखेंगे जैसे यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तब जाके ये बनेगा, ठीक है। अब आप देखो जैसे ये प्रोटॉन अटैक किया, ये इस पे अटैक करने जाए, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये वापस ऐसी सिचुएशन आएगी, तो यहां पर H+ को एक्सेप्ट करने में क्या है, डिफिकल्टी आ जाएगी, और प्रोटॉन एक्सेप्टर डिफिकल्टी होगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमने लगभग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर क्या क्या बनता है ये मैंने बच्चों जनरल बनाया है, मैंने एक्सक्लूसिव एलिफेटिक अमाइन, एक्सक्लूसिव एरोमेटिक अमाइन नहीं लिया, मैंने जनरल लिया है कि कहीं भी नाइट्रोजन दिखे, ऑर्गेनिक बेस दिखे तो क्या क्या खास ध्यान रखना है। पहला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आप देख सकते हैं लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, तीसरा आप देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बट यदि आपका एरोमेटिक अमाइंस हो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना पड़ेगा। मेन तीन है, हाइब्रिडाइजेशन, आपका लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन एंड तीसरा आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस पे बेस क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या देखना है, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। देखिए ये पेरिडीन है, यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहां भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहां भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी तीनों डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अब तीनों की सिचुएशन एक जैसी है, ये है sp2, ये है sp3, ये है sp3, यानी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, ठीक है।
इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इन दोनों का सेम है। जब दोनों का सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आई इफेक्ट यहाँ पर 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो क्या है आप देखेंगे यहां पर आपके पास यदि देखिए ये जेडब्ल्यू बेस है, आई थिंक ये पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये पेरिडीन होना चाहिए, ये पेरिडीन होगा। देखिए यदि ये पेरिडीन नहीं है तो फिर 3, 2, 1 आंसर आएगा, यानी बी। ठीक है, माइट बी में मैं एज्यूम कर रहा हूं ये पेरिडीन हो सकता है। यदि पेरिडीन नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 3, 2, 1 आएगा, यानी बी आंसर आएगा। और थोड़ी देर के लिए मैं पेरिडीन ले लेता हूं, क्या करूंगा, पेरिडीन ले लेता हूं। सपोज मोस्टली तो पेरिडीन होगा, सॉरी पायरोल होगा, ठीक है, मोस्टली। तो देखिए पायरोल के अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन, यहां होगा डीलोकेलाइजेशन। देखिए आप दोनों क्वेश्चन बना लीजिए ना बच्चों। यदि यार मान लीजिए ये नहीं होता तो फिर इंडक्टिव फैक्ट हिसाब से 3, 2, 1 आ जाता है। और यदि मान लीजिए पायरोल है तो यहाँ डीलोकेलाइजेशन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो सबसे पीछे चला जाएगा सेकेंड। ओके, बट इसके अंदर sp2 है तो फिर आ जाएगा 1, और ये क्या है sp3 है, तो ये यानी लोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, उसके हिसाब से आंसर 3 है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यदि मैं यहाँ पेरिडी रख रहा हूं तो ही आंसर ये आएगा, और यदि ये पेरिडी नहीं होता, सिंपल होता, तो फिर 3, 2, 1, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं। इन द फॉलोइंग कंपाउंड, क्योंकि मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये पेरिडीन है तो ये पायरोल होगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर द प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब बेसिक ज्यादा कौन है, आप देखेंगे इनका, देखिए ये लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है और पाई लोन पेयर, पाई पाई एंड पाई लोन पेयर, तो ये जाएगा, ये डीलोकेलाइज नहीं होगा। राइट का मतलब डीलोकेलाइज होना और रॉन्ग का मतलब डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां भी देखो पाई एंड पाई पाई कॉन्जुगेशन पाई लोन पेयर, तो यहां भी डीलोकेलाइज नहीं होगा। यहां पर ये पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा, यहां पर ये डीलोकेलाइज नहीं होगा। और जो डीलोकेलाइज नहीं होगा वो अच्छा बेस हुआ ना, तो आपका बी, सी एंड डी आंसर क्या जाएगा, बी, सी एंड डी। इज इट क्लियर? यहां पर डीलोकेलाइजेशन था इसलिए पीछे भेजा, यहां डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखा तो ये sp3 फर्स्ट आया, देन sp2 आया। आई होप ये समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको पेरिडीन ही कर दीजिए। ठीक है, कोई कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट से अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज, फटाफट से लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन। अब तो ये फ्री आ गया है, यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ है, यहां पर डीलोकलाइजेशन हुआ है, यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर जो बात करें तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी ये सबसे पहला एग्जांपल देखिए कि एनिलीन और पायरल को कंपेयर किया था। इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है तो वो बनता है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर नॉट कार्बोकेटाइन, एनिलीन NH3+ था एरोमेटिक, और ये क्या था, एंटी एरोमेटिक। तो इन दोनों में देखिए प्लीज इधर ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 खत्म करते हैं। तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें है, इसमें है, डन। तो ये दो पीछे चले गए, ये दो आगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सबसे पहले आ गया आपका 3 के बाद आ गया 2। यहां तक भी क्लियर हुआ। इसका अंदर जो था वो एरोमेटिक बन रहा था, उसका जो था एंटी एरोमेटिक। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, उसमें समझाया था कि एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। ठीक है, तो वहां पर ये 1 और 1 के बाद 4, तो 3, 2, 1, 4 आंसर क्या आ जाएगा, बी। जनरली नहीं 2020 का क्वेश्चन है। Is it clear? The increasing order of basicity for the following intermediate from weak to strong. हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्टेबल जितना होगा उतना वीक होगा, जितना स्टेबल होगा उतना वीक होगा। आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये चारों के चारों ऑर्गेनिक एनायन है और ये इनऑर्गेनिक। क्योंकि इनऑर्गेनिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Cn-H+ आयन तो HCl हो जाएगा। तो HCl is always be a stronger acid as compared to any type of inorganic acid। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, तो उसका जो कॉन्जुगेट हुआ बेस वो वीकेस्ट बेस हुआ।
तो ये फिफ्थ को तो सबसे पीछे पहुंचा दो, सबसे वीक होगा। अब आप देख लीजिए ये एनायन है, एनायन है, यदि वो एनायन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एनायन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तभी वो बेस कहलाएगा, ठीक है। एनायन स्टेबल होगा तो क्या है, लेस अफिनिटी फॉर द प्रोटॉन, ठीक है। आप देखेंगे ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp है, ये sp3 है, क्लियर, सॉरी ये sp, हाँ, तो इसके अंदर क्या हुआ, माइनस आई फैट, ये sp आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस आई फैट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, sp, तो जो स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव हुआ, तो फिर इसके बाद आ जाएगा थर्ड। यहां पर आप देखेंगे माइनस आई, तो माइनस को माइनस पसंद है, उसके बाद आएगा सेकेंड, ठीक है ना, और फोर्थ, और उसमें क्या है, प्लस आई, प्लस आई सबसे अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो यह आएगा फोर्थ और फिर आपका जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जितना अनस्टेबल होगा उतना मोर रिएक्टिव। तो मैंने क्या करा, कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दीजिए, इज इट क्लियर, क्योंकि ये ज्यादा, ये लेस स्टेबल है तो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये मोर स्टेबल है तो ये क्या है, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। यदि डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन तो कंसिडर एज अ वीक बेस, ठीक है। ये कैटेगरी अलग कर दी है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव, तो नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या है, स्टेबलाइज करेगा। बट ठीक है, अपन ने यहां तक समझ लिया है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको पता है HCN अलग है, HCN इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एनी ऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो कंपैरेटिवली उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाता है। एक आध और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को। ये थोड़ा समझना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने इसको एंड में लिए हैं, नो डाउट। ये लोन पेयर हुआ, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ है, ठीक है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर हम बात करेंगे, इन दोनों केस में बात करेंगे, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो C, उसके बाद A आएगा, ठीक है। अब A के बाद देखिए यहां पर नहीं, यहां पर एक लोन पेयर है, ठीक है, यहां पर भी एक लोन पेयर है, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपका जो है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, ठीक है। यानी ये दोनों सिचुएशन एक जैसी है कि यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ, ये sp3 है तो सबसे पहले C आया, A नहीं आएगा, तो ये सबसे पहले तो C पहुंचा दिया। अब आप देखो यहां की लोन पेयर और यहां की लोन पेयर सिचुएशन सेम है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी sp2 है और ये वाला लोन पेयर भी डीलोकलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि पाई एंड पाई कॉन्जुगेशन है, पाई और लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा। दोनों की सिचुएशन सेम है, बट ये sp3 है इसलिए पहले कर दिया। अब बात करते हैं sp2 की। मेरी बात ढंग से समझना कि भले ये डीलोकलाइजेशन हुआ है बट परमानेंट तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा कि इसके अंदर जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रल है, जबकि ये जो लोन पेयर डीलोकलाइज होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ, तो कंपैरेटिवली यहां और यहां में देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा। ढंग से समझना, कंफ्यूजन आएगा। यहां तो बिल्कुल ही छोड़ दो, यहां तो बिल्कुल फ्री है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसका sp2 है, इसका sp2 है, बट जब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो यहां पर कुछ रेजोनेंस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ओवरऑल कंक्लूडेड स्ट्रक्चर बोलेंगे कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पर न्यूट्रल बोलेंगे, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली अच्छा बेस हो जाता है D, उसके बाद A आएगा और यहां तो कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ही हो रहा है, CDAB, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, CDAB। प्लीज ढंग से समझ लीजिएगा,
आप बोलोगे कि सर ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में कभी नहीं पढ़ा है। आप देखिए प्लस है माइनस है, हम कंक्लूडेड हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर हियर इट इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। याद करिए प्लस एम में पार्शियल नेगेटिव लिखा था, माइनस एम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन किसी रेजोनेंस के अंदर ये न्यूट्रल होगा तो किसी रेजोनेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेंगे, जबकि यहाँ पर क्या है न्यूट्रल रहने वाला है। इज इट क्लियर? या ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1.5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सिर्फ फंडा है, ट्रिक है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग, ये ब्यूनाडाइन, ये हमने अमाइडाइन पढ़ा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ढंग से समझ लीजिए, बहुत एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटोनेशन कर दो, ये देखिए मैं प्रोटोनेशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर प्रोटोनेशन कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रोटोनेशन कर रहा हूं, और जान करके मैं इसी वाले कार्बन को क्यों प्रोटोनेशन कर रहा हूं ढंग से समझिएगा, क्योंकि देखिए इसका लोन पेयर है, इसको स्टेबलाइज कर देगा, और यहां का क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर भी क्या है, ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, बट यहां पर क्या है रेजोनेंस, यहां पर क्या है रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये रेजोनेंस और यहां पर भी रेजोनेंस, तो यहां पर R प्लस R है, जबकि यहां R है, यानी ये पाई बॉन्ड, ये जो इसको स्टेबलाइज करेगा, ये दो लोन पेयर ब्यूनाडाइन में पढ़ाया था ना मैंने, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर रेजोनेंस इसका और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका सिर्फ रेजोनेंस। अब आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ 4 के बाद रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन 1 के बाद क्या जाएगा 2 आएगा। ढंग से समझ लीजिए, ये पाई लोन पेयर, ये पाई लोन पेयर पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्कीन का केस हुआ, तो ये क्या जाएगा पाई लोन पेयर, ये पाई लोन पेयर पाई लोन पेयर, तो यहाँ पर दो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ रेजोनेंस। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्यों गड़बड़ी हो गई, ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज हुआ है तो ये जो लोन पेयर आया तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी ये लोन पेयर स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, दिस लोन पेयर आर अनेबल टू स्टेबलाइज, ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है एरोमेटिक में पार्टिसिपेशन कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आप यहां पर आप देखेंगे, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि यहां पर भी मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर यहां रेजोनेंस, हम तो इसको स्टेबलाइज करना है, यहां रेजोनेंस है, तो यहां पर क्या है माइनस साइन इफेक्ट बोल दो, चलो वो कंसेप्ट से समझ में नहीं आ रहा है, तो माइनस प्लस को डिस्टेबलाइज करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप पाई बॉन्ड यहां नहीं बना सकते क्योंकि नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती, तो गलती से इसको रेजोनेंस मत बोल देना, इसको रेजोनेंस मत बोल देना, ठीक है। इसीलिए क्या है माइनस साइन डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे एंड में क्या हो जाएगा थर्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पर इसको, क्योंकि आप देखेंगे पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमें तो अच्छा है ना, ये लोन पेयर आया लोन पेयर, ठीक है। आप बोलोगे कि यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो अनस्टेबल सिचुएशन होगी, तो यही लोन पेयर इसको न्यूट्रल करेगा, यहां पर भी ये लोन पेयर न्यूट्रल करेगा, यहां लोन पेयर न्यूट्रल करेगा, यहां पर कौन हाइपर कॉन्जुगेशन, बट इसका एडवर्स इफेक्ट है माइनस साइड इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, इसीलिए यहां पर दो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां रेजोनेंस, और आप देखोगे यहां पर भी है ये प्लस, ये क्या है ये सब प्लस आई है, और ये सब क्या है माइनस आई, तो यहां पर रेजोनेंस प्लस आई लिख दो और रेजोनेंस माइनस आई लिख दो, तो माइनस आई डिस्टेबलाइज करोगे, तो बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द जेडब्ल्यू एडवांस 2017 का क्वेश्चन, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। आज हमने क्या पढ़ा अमाइंस के बारे में। अमाइंस क्या है? जनरल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले आपको देखना है डीलोकेलाइजेशन लोकेलाइजेशन, देख लीजिए यहाँ डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, यहां पर भी डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ था, बट फिर हमने सेकंड केस में हाइब्रिडाइजेशन देखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी यहां पर ये तीनों केस ऐसा था, फिर डीलोकेलाइजेशन सबसे पीछे भेजा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। डीलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन पहले देख लो, फिर मान लीजिए सारे डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है, देन गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखिए यहां पर ये दोनों केस सेम था, तो थर्ड केस फिर हमने आई इफेक्ट देखा, इसका प्लस आई इफेक्ट है तो इसका क्या है माइनस आई इफेक्ट, इसमें क्या है
हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें दोनों रेजोनेंस है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन स्पेशली वापस से आप रिवाइज करिएगा, डाउट रहता है तो मेरे से क्लियर करिए। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइंस पे और स्पेशल केसेस पे डिस्कस करूंगा। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।